हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेडिकल एक्सप्लेन और मेरा नाम है अंकित तिवारी। बड़े लंबे अरसों के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लास 12th का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम एक माहौल क्रिएट करेंगे ये जानने की कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा और कर लेता है तो कौन सा तोप मार लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देता है जिसमें अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। क्यों? ताकि उसका धरती पे अस्तित्व बना रहे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो। सभी लोग अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपना जो है अपने ही जैसे बेबी को बॉर्न करते हैं, पैदा करते हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। अब आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कैसे डिस्कस करना है। तो आपको बता दें कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य, ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें एक मेल होती है और एक फीमेल होती है। अगर मैं बात करूं तो पहला जो प्रोसेस जो कि ह्यूमन के अंदर होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बनने वाला ऑफस्प्रिंग not 100% identical to their parents, either mother or father, because half of the chromosome is coming from the father and half is coming from the mother. इसीलिए ऐसा यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य, ह्यूमन के अंदर पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए उसका नाम होता है गैमेटोजेनेसिस। पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो होता है वो दूसरा स्टेप होगा क्या, इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, अगर वो मेल है तो उसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल है तो उसके अंदर oogenesis होता है। अब जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तब दो प्रोसेस होता है, या तो इजैकुलेशन होगा या तो इंसेमिनेशन होगा। हम जानते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसलिए जो मेल होता है वो अपने स्पर्म या तो इजैकुलेट कर देता है यानी बाहर शरीर के बाहर निकाल देता है, लेकिन फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करता है। और दूसरा जो स्टेप है वो इंसेमिनेशन यानी कि फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देता है। यदि वो फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है और साइमल्टेनियसली इसको ओवम मिल जाता है तो ओवम और स्पर्म आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल का होता है। एक बच्चे ने मेरे से बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि मास्टर एक बात बताओ कि जब आधा जो हिस्सा है यानी एक सेल जो होता है स्पर्म का भी होता है, एक सेल ओवम का मिल भी होता है, तो जब दोनों मिलेंगे तो दो सेल होना चाहिए ना, लेकिन जाइगोट सिंगल सेल का होता है। तो बेटा होता क्या है कि एक स्पर्म जब दूसरे ओवम के साथ मिक्स होता है तो उसके जो क्रोमोजोमल एक्सचेंज होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस बनता है और उसके अंदर जो सिंगल साइटोप्लाज्म बनता है, इवन जबकि एक सेल स्पर्म और दूसरा सेल ओवम ज़रूर है। और वहाँ जो उनके क्रोमोजोम हैं उनका मिक्सिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें जो ऑफस्प्रिंग बनाना है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे शरीर के बराबर होने चाहिए, जबकि स्पर्म के अंदर हमारे शरीर का आधा और ओवम के अंदर भी आधा है, इसलिए आपस में मिक्स होकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक सेल से दो सेल में जाता है और माइटोटिक डिफरेंशिएशन करता है, और दो सेल से चार सेल, 4 से 8 और 8 से 16, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर जो जाइगोट के सेल होते हैं उनका नाम दिया जाता है ब्लास्टोमेयर। तो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर को हम लोग बायो की भाषा में मोरुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरुला कहा जाता है। और 16 to 32 सेल ऑफ द ब्लास्टोमेयर इज कंसीडर्ड एज अ ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के अंदर जो सेल पाई जाती हैं उनका नाम है ब्लास्टोसाइट। क्या पाया जाता है बच्चे? ब्लास्टोसाइट पाया जाता है। और अगर ब्लास्टोसाइट के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा जाए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास का नाम देते हैं, और
जो बाहर वाली सेल होती है उसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट की संज्ञा देते हैं, यानी क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब देखिए जब ये दोनों बन जाते हैं तब उसके बाद क्या होता है, तब उसके बाद जो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है उसका फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ जो है ये भी फैलोपियन ट्यूब है, और ये है यूट्रस की दीवार। यूट्रस की दीवार में इसका इम्प्लांटेशन होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है, जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके किसके बीच में, मदर और बेबी के बीच में। यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है अम्बिलिकल कार्ड, जिससे बेबी क्या होता है, डायरेक्टली मदर की बॉडी से, मदर की यूट्रस से अटैच्ड होता है। अब जो इनर सेल मास है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल पाई जाती हैं, और स्टेम सेल की खासियत होती है कि हमारे शरीर के किसी भी सेल में ये कन्वर्ट हो सकती हैं। ये पूरा मैकेनिज्म है। पूरे 9 महीने जब बीतते हैं, 9 मंथ के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होता है, और जब 9 मंथ के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है तो ये क्या करता है, बच्चा कहता है माँ अब मैं मैच्योर हो गया हूँ और मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा और बेबी मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। जब वो सिग्नल भेजता है तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस के 3 दीवार होती हैं, उसके बीच वाली दीवार यानी मायोमेट्रियम पे काम करता है, और मायोमेट्रियम पे काम करके क्या करता है, यूट्रस की दीवार को कंप्रेस करता है। जब वो यूट्रस की दीवार को कंप्रेस करता है तो बेबी क्या होता है, मदर की बॉडी से बाहर आना चाहता है। ये जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ते रहता है। आपको बता दें ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन, साथ ही साथ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन और साथ ही साथ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जितने भी गाय भैंस होती हैं या जितने भी आप जो गाय भैंस देखे होंगे उनके अंदर आर्टिफिशियल मेथड से अगर हमको मिल्क इजेक्ट करना होता है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। एक और मज़ेदार बात, जब तक प्लेसेंटा एक्टिव रहता है तब तक हमारे जो फीमेल हैं जिनके बॉडी में बेबी डेवलप्ड होता है उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन और जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है उनके बीच में एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन पाया जाता है। जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे घटना शुरू होता है और प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन होता है, जिससे फीमेल के मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, फीमेल के मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है या फिर जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, वो जो मैमरी ग्लैंड है वहाँ इजेक्शन होता है, वहाँ पोर बन जाते हैं, जिससे जो मदर है उसकी बॉडी से मिल्क इजेक्ट होने लगते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन और एफएसएच और एलएच हार्मोन के बीच में जाती दुश्मनी होती है। मैंने एक चीज़ और बताया था या आगे बताऊंगा कि जो एफएसएच और एलएच होता है उसके बीच में और प्रोजेस्टेरॉन के बीच में भी जाती दुश्मनी होती है। उसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन और एफएसएच और एलएच के भी बीच में जाती दुश्मनी होती है। मतलब जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके शरीर में बनेगा तब तक एफएसएच और एलएच नहीं बनेगा। यही कंडीशन कहलाती है लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मदर होती है उसके शरीर में जो है क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिनोमेना देखने को नहीं मिलती है, और 6 महीने तक क्या होता है, बेबी जो होता है वो मदर की मिल्क को फीड करता है। पर ये एक्सेप्शन है, एवरेज बात करते हैं। मेडिकल साइंस में जो भी बातें होती हैं वो एवरेज होती हैं। मैनी टाइम आपने सुना होगा कि किसी का जो बेबी है वो 1 साल के बाद फिर दूसरा हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि विदिन 3 मंथ, विदिन 2 मंथ जो लैक्टेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है वो है डाइट। हम चूँकि एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ बातें तो होती हैं लेकिन चीज़ों को अंजाम नहीं दिया जाता है। आपको बता दें आपके समाज में पूरा सिस्टम बनाया गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, इनका जो है रोल होता है कि आपके समाज को स्वस्थ रख सके। ना आशा आपके यहाँ आती हैं, ना आंगनवाड़ी आपके बच्चे का ध्यान रखती हैं, ना आशा आपका ध्यान रखती हैं।
तो आपको ही अपने बारे में ध्यान रखना है और आपको ही अपने सिस्टम के बारे में बैलेंस करके चलना है। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपकी बॉडी में एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। अगर आप बेबी बॉर्न होता है या जो सेकेंड बेबी बॉर्न होगा वो बहुत वीक होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को लेकर के अवेयर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस शब्द का इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th या मेडिकल के एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए तो इतनी सारी जानकारी तो एक ब्रीफ रिव्यू होगा कि भाई ह्यूमन के अंदर बेबी बॉर्न कैसे होता है, लेकिन एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा जाएगा कि मेल के अंदर कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर फीमेल के अंदर कैसे oogenesis होता है, फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसी तमाम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। आपको बता दें कि जब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब फीमेल 10 साल की होती है और मेल 13 साल का होता है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है जिसको कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। जब तक LH और FSH नहीं निकला होता है तब तक मेल के अंदर मेल कैरेक्टर या फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर का जो फॉर्मेशन होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। इसलिए मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं बात करता हूँ मेल की। पहले तो बता दूँ कि जब मेल 13 साल का होता है ऑन एवरेज, मैंने फिर बोला क्योंकि ये चीज़ें न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती हैं, 11 साल में भी हो सकता है और 16 साल में भी हो सकता है। अगर हम बढ़िया से न्यूट्रिशन किसी बेबी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर 11 साल में मैच्योरेशन आ सकता है, और बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो 16-17 साल में भी उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं मिलेगा। यही चीज़ अगर आप कैटल्स पे देखना चाहें, कैटल्स पे के साथ भी यही होता है कि अगर किसी गाय या भैंस को बढ़िया न्यूट्रिशन दिया जाए तो 2 से 2.5 साल के अंदर वो मिल्क इजेक्ट करने लगती हैं, और वही अगर उनको बढ़िया से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए तो 3, 4, 5 साल भी लग जाते हैं उनको मिल्क इजेक्ट करने में। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, पर हम लोग एवरेज बात कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग के मेल के बारे में बात करें तो मेल के अंदर जब वो 13 साल का होता है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है, जिसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये LH और FSH हार्मोन ह्यूमन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अंजाम दिलाने में सहायक यानी कि हेल्प करता है। चलिए जानते हैं मेल के बारे में। आपको बता दें कि मेल के शरीर से बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटल सैक। क्या नाम है? स्क्रोटल सैक। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटल सैक के चारों तरफ एक स्पेशल मसल पाई जाती है जिस मसल का नाम है डार्टस मसल। कौन सी मसल? इस मसल का नाम है डार्टस मसल। अब नाम पता चल गया तो भाई काम भी पता होना चाहिए। डार्टस मसल जो होती है वो टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करती है। कौन सी प्रोसेस में? टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करती है। यहाँ एक मसल और पाई जाती है जिसका नाम है क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल, ये जो क्रीमेस्टर मसल है इसका काम होता है जो आपका जो स्क्रोटल सैक की दीवार है उसको कंट्रैक्ट या रिलैक्स करना। क्या करना? कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। इट हेल्प इनटू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द व्हाट? रिलैक्सेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब देखिए, जब बेबी मदर की बॉडी में होता है तो उसका जो टेस्टीज होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में उसके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन और वेरी लिटिल अमाउंट में जब पैदा होता है तभी। ठीक है, उस समय जो हार्मोन निकलने के चलते ये जो टेस्टीज वहाँ होता है वो एक पाथ के चलते यहाँ आ जाता है और पाथ के थ्रू यहाँ आ जाता है और ये आपका टेस्टीज आ गया आपके स्क्रोटल सैक के अंदर। इस पाथ को कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। आपने सुना होगा, एक टर्म सुना होगा, इंग्यूनल हार्निया। देखिए हार्निया क्या है? एक सिंपल सी डिजीज़ है जिसमें आपका
जो इंटेस्टाइन है वो आपके इंड्यूनल कैनाल में इंटर करने लगती है, और जब इंटर करती है तो उस पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से आपको दर्द महसूस होता है। तो टेस्टीज क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन के निकलने के चलते ये टेस्टी जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, वो मदर के बॉडी में जैसे ही बेबी बाहर आता है, ये टेस्टीज ऊपर से नीचे आ जाता है। मेनी टाइम ये टेस्टिस कभी कभी ऐसा होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से नीचे न आ पाए, तो उसको एक बीमारी की संज्ञा देते हैं, और उस बीमारी का नाम है अनडिसेंड ऑफ टेस्टिस। बोलेंगे अनडिसेंड ऑफ टेस्टिस को क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। अनडिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक को क्या बोलेंगे, क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी रही। अब आपको बता दें, ये टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर इसलिए रहता है ताकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सके। अब अगर मैं एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में जानने का दुस्साहस करता हूँ तो बता दें कि एक टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक बहुत बढ़िया सा नाम देते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या नाम देते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। और सॉरी हाँ सही है, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं, और इस सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा जो होता है उसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है, दूसरे का नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है हेल्प इनटू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, स्पर्म। स्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, सर्टोली सेल हो या फिर स्पर्मेटोगोनिया हो, तो ये काम कैसे करते हैं आपको बता दें कि जब मेल 13 साल का होता है, 13th ईयर में जाता है, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से LH, ठीक है, LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है। ये फीमेल के अंदर भी निकलता है और मेल के अंदर भी निकलता है। तो देखिए, LH और FSH को कंबाइंडली क्या कहते हैं, LH और FSH को कंबाइंडली हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब ये LH FSH क्या करता है, अपने तरीके से काम करता है। LH जा करके यहाँ इस वाले हिस्से पे काम करता है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या लाइडिंग सेल। क्या नाम है इसका, इंटरस्टिशियल सेल या लाइडिंग सेल। इसके ऊपर LH हार्मोन काम करता है, और उसके ऊपर LH हार्मोन काम करके यहाँ से एक हार्मोन निकालता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी बेसिकली कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ एक काम और करता है, ये जो लाइडिंग सेल है वहाँ से कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी निकलती हैं। क्या निकलती हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी निकलती हैं। तो हम देखिए, चाहे इसको इंटरस्टिशियल सेल कहें या लाइडिंग सेल कहें, इंटरस्टिशियल सेल या लाइडिंग सेल कहें, यहाँ से क्या निकलता है, एंड्रोजन नाम का हार्मोन, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जिसका 2 काम होता है। एक काम तो ये स्पर्मेटोगोनिया पे काम करके स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ मेल के अंदर क्या, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को, यानी कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी सारी जानकारी अगर हमें मिल गई तो हम ये सीखेंगे कि आखिर मेल के अंदर, यानी ह्यूमन के मेल के अंदर कैसे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है इतनी। फिर से एक बार रिकॉल मैं कर देता हूँ कि देखिए, ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक के चारों तरफ एक स्पेशल तरह की मसल पाई जाती है जिसका नाम है डार्टस मसल, जो कि टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। और एक और मसल होती है जिसका नाम है क्रेमेस्टर मसल, जो कि कंट्रोल करती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रोल नहीं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द
ये जो देख रहे हैं स्क्रोटल सैक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब बेबी मदर की बॉडी में रहता है तो उसका टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन जैसे ही पैदा होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन निकलने के चलते ये कैनाल होती है जिसका नाम है इंग्यूनल कैनाल, जिसके थ्रू ये क्या आता है, ये टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक के नीचे आ जाता है। मेनी टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेस्टिस जो है वो इंग्यूनल कैनाल को फोड़ करके स्क्रोटल सैक में नहीं आता है, उसको बीमारी कहते हैं इंग्यूनल हार्निया। ठीक, अब इतनी बात अगर क्लियर हो जाती है तो हमने कहा एक टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल यानी कि एक टेस्टिस में लगभग 250 से 750 सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। अगर एक सेमिनिफरस ट्यूबुल के स्ट्रक्चर को देखने का और समझने का दुस्साहस किया जाए तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सर्टोली सेल जिसको नर्व सेल कहते हैं और दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमारे शरीर में जब हम 13 साल के होते हैं, यानी ह्यूमन मेल जब 13 साल का होता है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है जिसको कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। बेटा ये LH हार्मोन, ये जो देख रहे हैं दीवार लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और इस इंटरस्टिशियल सेल पे या लाइडिंग सेल पे काम करके ये यहाँ से एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के साथ साथ यहाँ से कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी निकलती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन ह्यूमन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो डिसाइड करता है, जैसे मूंछ दाढ़ी आना, आवाज़ वॉइस का जो पिच है वो लो हो जाना, ऐसे तमाम सारी चीज़ों में चेंजेस लाता है। उसकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलेचर हो जाती है ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल के। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलता है ह्यूमन मेल और फीमेल में ड्यू टू द एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब ये एंड्रोजन हार्मोन काम करता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी अंजाम दिलाता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो यदि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया जाए तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्पर्मेटोगोनिया को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिफ्रेंशिएशन यानी कि सिर्फ डिफ्रेंशिएशन हुआ है, क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं हुआ है। फिर उसके बाद इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है और मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस अंजाम देने के बाद ये बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है और बेटा स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। आपको बता दें कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाने के प्रोसेस यानी स्पर्म बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ बदलने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक प्रोसेस और होता है, देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है वो सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर होता है और जब स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफरस ट्यूबुल को लीव करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। यानी लिविंग द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, स्पर्मिएशन। ये चीज़ आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। चीज़ें क्लियर है? तो ये सारी जानकारी रही। एक चीज़ और जान लीजिए, जब स्पर्म क्या होता है कि ह्यूमन जो मेल है उसके बॉडी से जब बाहर आता है, फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। और अगर वो फीमेल के बॉडी में इंसेमिनेट कर देता है तो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म हैं जिन्हें हमारे दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, व्हाट विल बी द प्लूइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड व्हाट विल बी द प्लूइडी ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। या अगर बोर्ड के एग्जाम के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंट स्टेप बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विल टेक्स प्लेस इनटू द ह्यूमन मेल। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसके सहारे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बात को थोड़ा सा 50 ग्राम और बढ़ाया जाए और चीज़ों को महसूस करने की कोशिश किया जाए तो अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि किस किस बात से ह्यूमन के अंदर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है।
तो आपको बता दें कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाद जब स्पर्म बन जाता है तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, लेकिन उसके आगे जो एक हिस्सा होता है यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाद रेट टेस्टिस होता है। रेट टेस्टिस के बाद होता है, एक होता है वास इफ्रेंसिया और एक होता है एपिडाइडमिस। तो वास इफ्रेंसिया जो होता है, वास इफ्रेंसिया इज जस्ट लिविंग द टेस्टिस। उसके बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं जस्ट लिविंग द टेस्टिस। वास इफ्रेंसिया इज जस्ट लिविंग द टेस्टिस। ओके, वास इफ्रेंसिया के बाद अगला जो स्टेप होता है वो आता है एपिडाइडमिस। बहुत मजेदार बात है, ध्यान दीजिएगा। एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस की खासियत है कि हियर टेम्पोररी स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म विल टेक प्लेस। तो यहाँ लिख लीजिएगा, हियर टेम्पोररी स्टोरेज एंड व्हाट मैचुरेशन ऑफ स्पर्म विल टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म देखने को मिलता है। यानी कि वास इफ्रेंसिया से एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस वो जगह है जो टेस्टिस का हिस्सा नहीं होता है, और यहाँ क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म देखा जाता है। इसके बाद ये जो है पहुँचता है कहाँ, वास डिफरेंस के अंदर, और वास डिफरेंस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुंचता है, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल्स के अंदर पहुंचता है। सेमाइनल वेसाइकिल्स के बाद आगे जो हिस्से को उसको फेस करना होता है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, और सेमाइनल वेसाइकिल पेयर में पाया जाता है। और आगे एक और ग्लैंड होती है, उसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है काउपस ग्लैंड। क्या नाम है, काउपस ग्लैंड। दिख रहा है कि नहीं, हाँ, काउपस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, काउपस ग्लैंड बोलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, काउपस ग्लैंड है। और फिर ये यूरिथ्रा से हमारा स्पर्म बाहर आ जाता है। मैं अगर बातचीत करूं सेमिनल वेसाइकिल्स की, तो देखिए यहाँ तक तो स्पर्म बन के आया है, स्पर्म्स वास डिफरेंस को पहुंचता है। और आप जानते हैं कि वास डिफरेंस को अगर काट करके टाइट कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। एंड इट इज़ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन या कैस्ट्रेशन इनटू द ह्यूमन मेल। लेकिन अगर बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल की, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल एक जगह है जहाँ की सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। 70% सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन और भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती हैं। कहाँ, सेमिनल वेसाइकिल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ सेमाइनल प्लाज्मा का 70% हिस्सा बनता है। साथ ही साथ 30% हिस्सा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड वो एक जगह है जो क्या करती है, जो एक ट्रैक है। देखिए आपका जो यूरिथ्रा है, ह्यूमन मेल के अंदर एक खासियत होती है कि जो यूरिथ्रा है उसी से स्पर्म भी आता है और उसी से आपका यूरिन भी आता है। यूरिन जनरली आता है, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, जबकि जो स्पर्म का पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये जो देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, वो एक ट्रैक है जो क्या करता है, एक पाथ को रोकता है। जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं आने देगा, और अगर यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं आने देगा, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी 30% सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है। और आप देखे होंगे, सुने होंगे कि किसी इंसान का प्रोस्टेट बढ़ गया है जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी साइज़ ड्यू टू द इरेगुलरिटी या ड्यू टू द नॉट टेकिंग कंटिन्यूस न्यूट्रिशन और बहुत सारे अननोन रीज़न भी हैं जिसके चलते उसके प्रोस्टेट की साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे उसको यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ेगी तो जो यूरिन वाला पाथ है, यूरिन वाला जो ट्रैक है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। ये दिक्कतें हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड 30% सेमाइनल प्लाज्मा और सेमिनल वेसिकल 70% सेमाइनल प्लाज्मा निकालता है। आपको बता दें, एक टर्म आता है सीमेन। सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा को हम लोग सीमेन कहते हैं बच्चों। और आपको बता दें कि स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को मिलाकर के लगभग 4 ml से 7 ml एक सिंगल एजैकुलेशन में स्पर्म निकलती है, ठीक है। तो अब देखिए काम क्या है। देखिए एक चीज़ और है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपस ग्लैंड। अगर मान लीजिए कि यूरिन उससे पास कर रहा है तो पीएच क्या है, एसिडिक है, तो ये जो देख रहे हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यहाँ से एक सिक्रेशन निकलता है जो यूरिथ्रल वॉल की एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, जिसपे से स्पर्म क्या कर सके, जा सके। अदरवाइज अगर वहाँ पीएच एसिडिक रहा तो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो सकता है और स्पर्म मारा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या जो काउपस ग्लैंड है,
वहाँ क्या काम है बच्चों, इसका काम होता है यूरेथ्रल वॉल को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि पहले पीएच एसिडिक था और अब जो आ रहा है वो बेसिक है। आप जानते हैं एसिड बेस में रिएक्शन होने लगता है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। यूरेथ्रल वॉल के थ्रू ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद यूरेथ्रल वॉल के थ्रू जो आपका स्पर्म क्या होता है यूरेथ्रल मीटस को पार करती है और फिर जो है बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम जो है इजैकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। ठीक, इतनी सारी जानकारी अगर आपको मिल गई तो अब जब स्पर्म की बात करते हैं तो आपको बता दें कि 4 से 7 ml जो स्पर्म निकलता है उसमें लगभग 200 से 300 ml यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको मिटाएंगे तब चर्चा कर पाएंगे।